जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सत्यम तिवारी और आप सभी देख रहे हैं अंश 5G एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाएंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज एम आर का यूज कहां पर करेंगे, हैज हैव का यूज कहां पर करेंगे, ये सारी बातें मैंने अपनी पिछली वीडियो में सीखा। तो आज हम सभी सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के एडवांस टेंस को कैसे बनाते हैं, मतलब एडवांस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे बनाएंगे, क्या होगा उसका सारा प्रोसेस, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को तनिक भी स्किप मत करिएगा ताकि आप लोगों को यह वीडियो जो है पूरी की पूरी समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक बड़े आराम से, सहजता से पहुंचती रहे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसकी हिंदी होती है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, ये परिचय मैंने अभी तक मतलब पिछली वीडियो में जो है परिचय की वीडियो यानी कि टेंसों का परिचय जो था उसकी वीडियो में बना चुका हूँ, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां से आप लोग टेंसों के परिचय के बारे में मतलब पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम टेंसों को कैसे बनाते हैं यानी कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये यहाँ पर हम सीखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल, यानी कि जो काम पिछले समय में यानी कि बीते हुए समय में हो चुका है उनका ट्रांसलेशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, जो सबसे पहली हेडिंग है इसकी पहचान हम कैसे करते हैं यह बात हम जान लेते हैं। पहचान, पहली हेडिंग है इसकी पहचान कैसे करेंगे, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहचानने के लिए कुछ बातें यहाँ पर अभी लिखी जा रही हैं जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ट्रांसलेशन में हिंदी वाक्यों के जिनके अंत में, जब अंत में वाक्यों के अंत में, थोड़ा वाक्यों के अंत में आप लोग लिख लीजिएगा, वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे आदि आए। सिंपल, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए इतनी बातों का सिंपली बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नम्रता से बिल्कुल आसानी से ध्यान रखेंगे तो हमारा पहचान में एक बात तो आ ही जाएगी, यह कौन सा टेंस है। तो समझते हैं। जिन भी वाक्यों के अंत में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता था वहां पर उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते थे। सिंपल उसी प्रकार अगर उसी ता था मतलब ता है के जगह पर ता था, ती थी और ते थे आ जाए तो उसको अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। और अगर लास्ट में आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे ये कहीं पर दिख जाए तो हम उसका अनुवाद किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। सिंपल सी इतनी बात है। बात आई हेल्पिंग वर्ब की, किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, इतनी बात आप लोग नोट कीजिए। और नेगेटिव में तथा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, लेकिन कुछ कंडीशन जैसे मैंने एडवांस पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था सेम उसी प्रकार से मैंने एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो सेम उसी प्रकार से एडवांस पास्ट इंडेफिनिट में भी हम अफर्मेटिव सेंटेंसों में भी किसका, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। सिंपल सी बात है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा इतनी बातें। तो देखिए हम पहले अपना सिंपल वाला पढ़ेंगे फिर हम एडवांस वाला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जो अफर्मेटिव होता है उसका ट्रांसलेशन में क्या नियम है, कैसे उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो अफर्मेटिव वाला, इसमें दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। अफर्मेटिव में इसके हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, दूसरी बात नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है। और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। दो बातें, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा और हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये दो बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है ये बात आप लोग नोट कीजिए। हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड, क्या लगता है? डिड। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जहां पर भी डिड लग जाएगा, जहां पर भी डिड लग जाएगा वहां पर तुरंत वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? डिड प्लस वर्ब फर्स्ट हो जाएगा। एंड डिड के साथ तो वर्ब फर्स्ट लगेगा, लेकिन अगर अकेले लगना होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। तो सबसे पहले अफर्मेटिव वाला हम रूल लिख लेते हैं, AFFERMATIVE। अफर्मेटिव वाला रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। सिंपल था, यही रूल रहेगा अफर्मेटिव वाला। सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। इसी नियम के आधार पर हम अपना ट्रांसलेशन को बनाएंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे। हमने कितनी बातें सीखी, पहचानेंगे कैसे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कब कब लगाएंगे, यानी कि अफर्मेटिव में नहीं लगाएंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में लगाएंगे। उसके बाद में जहां पर भी हम डिड लगा देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जहां पर भी लगा देंगे वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे वहां हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इतनी बात आप लोग बिल्कुल नोट कीजिए, इतनी बात ध्यान में रखिए। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, पहले अफर्मेटिव वाले, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। जैसे देखिए, हम एक साथ दो यहाँ पर सेंटेंस लिख ले रहे हैं, फिर आप लोग को समझाएंगे। जैसे देखिए, मैं किताब पढ़ता था, मैं किताब पढ़ता था। उसके बाद में दूसरा है, मैंने किताब पढ़ा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कौन से सेंटेंस है, ये सारी बातें पहले मैं कर लेता हूँ। तो लास्ट में इस वाले वाक्य के देखिए, ता था आया, क्या आया, ता था आया। तो ता था, ती थी, ते थे अगर आता है तो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, सिंपल। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। दूसरी बात, मैंने किताब पढ़ा, मैंने किताब पढ़ा, लास्ट में क्या आया, आ। मैंने किताब पढ़ा, लास्ट में क्या आया, आ आया, सिंपल। मैंने किताब पढ़ा, क्या आया, आ आया। तो जहां पर भी आ ई ए, उसने किताब पढ़ी, लास्ट में क्या आया, ई। मैं घर गया, लास्ट में क्या आया, आ। तो ऐसे सभी सेंटेंसों में भी वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट वाला रूल लगेगा। ऐसे सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट के रूल से ही बनेंगे। उसके बाद और देखिए, मैं घर गया था, तो क्या था, लास्ट में आ था। मैं घर गया था, लास्ट में क्या आया, आ था। मैंने किताब पढ़ा था, लास्ट में क्या आया, आ था। तो आ था, ई थी, ए थे, आदि, मतलब ये सब चीजें भी अगर आ जाए तो उसका अनुवाद भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही करते हैं। तो आई होप आप सभी पहचान वाली जो बात थी वह समझ में आ गई होगी। फिर समझते हैं, एक बार और समझ लेते हैं पहचान वाली बात, ताकि आप लोगों को पहचान में तनिक भी दिक्कत ना हो, फिर समझेंगे। देखिए, मैं घर गया था, तो लास्ट में क्या आया, आ था। तो अगर आ था आ गया, वह घर गई थी, लास्ट में क्या आया, ई थी। वे घर गए थे, लास्ट में क्या आया, ए थे, गए थे, ए थे। जैसे मैं घर गया, आ आया, वह घर गई, ई आया। तुमने पढ़ाई की, तो लास्ट में क्या आया, ई आया। तुमने पढ़ाई की, लास्ट में क्या आया, ई आया। तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। उसके बाद में ए, तुमने मुझे क्या पढ़ाया, लास्ट में क्या आया, आ। तो ये सारी चीजें जो होंगी पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगी। सिंपल था अगर दिखाई देगा तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ही बनेगा। तो आई होप आप सभी को पहचान समझ में आई। अब इन ट्रांसलेशनों को हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अब पहली बात जिसको पहचान गए कि दोनों पास्ट इंडेफिनिट है, अब हम पहचानेंगे ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो देखिए, इसमें कहीं प्रश्न नहीं पूछा गया है तो इंट्रोगेटिव नहीं होगा। कहीं नहीं लगा है, नहीं मतलब नॉट वाला नहीं लगा है तो नेगेटिव ही नहीं होगा। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, ना प्रश्न पूछा गया है ना नहीं लगा है, तो दोनों जो सेंटेंस हैं अफर्मेटिव ही लिखे हैं, मतलब इसी रूल से दोनों बनेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर देखिए, कौन किताब कौन पढ़ता है, मैं किताब पढ़ता था, तो आई। उसके बाद में वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी रीड, आई रीड। अब रीड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी रीड ही होती है, तो लेकिन उसको पढ़ा जाता है रेड, आई रेड, READ, स्पेलिंग यही रहेगी लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, रेड। तो आई रीड, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी थी, लगा दी, आई रीड। फिर ऑब्जेक्ट क्या पढ़ता था, तो किताब पढ़ता था, आई रीड बुक, सिंपल सी बात थी, आई रीड बुक। उसके बाद में क्या, मैंने किताब पढ़ा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, अफर्मेटिव ही है, बनेगा इसी रूल से। तो क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्ट आई, उसके बाद में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ना, इसमें भी पढ़ना, तो आई रीड, READ, रीड। उसके बाद में क्या पढ़ा, बुक, आई रीड बुक और आई रीड बुक दोनों बिल्कुल सेम है। भले ही इसकी हिंदी जो है अलग अलग लिखी थी, लेकिन चूंकि दोनों थे तो पास्ट इंडेफिनिट ही, इसलिए बनेंगे सेम रूल से। चाहे जो लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं, जब इसकी इंग्लिश सेम है तो हम बनाएंगे इसको किससे, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट वाले रूल से। तो आई होप आप सभी को यह बातें जो है आसानी से, बड़े ही आराम से पूरी की पूरी बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम एक दो एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। मैं घर गया था, लास्ट में क्या आया, आ था, तो आई वेंट, जाना की इंग्लिश होती है गो,
क्योंकि सबसे पहले कौन घर गया था, मैं घर गया था, हो गया सब्जेक्ट आई, उसके बाद में लगाना था वर्ब। तो काम कौन हो रहा है, जाने का, मैं घर गया था, तो जाने का काम हुआ गो। अब गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बेंट, आई बेंट, फिर तुरंत गो के बाद टू लगाना था तो बेंट के बाद भी टू लगेगा, आई बेंट टू, उसके बाद में कहा गया था, घर, हाउस, आई बेंट टू हाउस। जैसे एक एग्जांपल ये हुआ, दूसरा मैं घर गया था हुआ। अब मैं घर जाता था, मैं घर जाता था, लास्ट में क्या आया, था, तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट वाले रूल से बनेगा आई वेंट टू हाउस, ये भी उसी तरीके से बनेगा। तो आई होप आप सभी को अफर्मेटिव वाला पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर अफर्मेटिव वाले में आप लोगों को कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके उस डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। तो अब बात आती है इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले की। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बाद हम एडवांस पास्ट इंडेफिनिट आज ही इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि हम नेगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट वाले में मतलब कैसे उसको बनाएंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या ये सारी बातें हम कर लेते हैं। तो हमने अभी अफर्मेटिव पढ़ा, तो आई होप आप सभी को अफर्मेटिव बहुत ही ढंग से समझ में आ गया होगा। हमने अफर्मेटिव में क्या पढ़ा कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज अफर्मेटिव में नहीं करते हैं, लेकिन अभी जब हम एडवांस पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे वहां पर हम पढ़ेंगे कि डिड का यूज जो यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है वो हम अफर्मेटिव में करते हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव व इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। तो नेगेटिव का सिंपल वाक्य में नहीं लगा रहेगा तो हम जान जाएंगे कि नेगेटिव है। वाक्य की पहचान जो लास्ट वाली है मैंने बता ही दी है। तो देखिए नेगेटिव वाला का जो वो होगा स्ट्रक्चर, वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, इसमें कंपलसरी है, नॉट होगा तो भी होना ही होना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। देखिए जब डिड लग जाता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब लग जाता है जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। साथियों अब जो बारी है वो अब हम समझ लेते हैं इनके एग्जाम्पल को, कि इसका एग्जाम्पल जो है क्या बनेगा। स्ट्रक्चर तो आप लोग समझ चुके हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए जैसे लिखा है अगर कहीं पर कि मैं मंदिर नहीं जाता था, अगर सिंपल कहीं वाक्य में लिखा कि मैं मंदिर नहीं जाता था, आप लोग पहचानिए लास्ट में था आ गया, पास्ट इंडेफिनिट है। या अगर आ जाता मैं मंदिर नहीं गया था तो लास्ट में था आ गया, पास्ट इंडेफिनिट है। या फिर आ जाता मैं मंदिर नहीं गया तो लास्ट में क्या आया, आया, पास्ट इंडेफिनिट है। तो तीनों कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट ही होगा और बनेगा सिंपल नेगेटिव वाले रूल से। तो नेगेटिव का रूल सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड, और उसके बाद में नॉट, उसके बाद में जाना की अंग्रेजी गो, गो की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, उसके बाद में कहा टू टेम्पल, TEMPLE। तो आई होप अब एक क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए एक एक एग्जांपल में बताते हुए चल रहा हूं और आप लोगों को बहुत आसानी से सारी बातें समझ में भी आ रही होंगी। अब चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव की ओर। तो हम सिंपली मतलब एक बात इतना हम मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, इस वीडियो में भी वही बात बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव दो होते हैं, एक क्या से शुरू होता है और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो जो हमारा क्या से शुरू होगा उस मतलब सिंपल सा आपको इतना बात याद रखना है कि जब हमारा इंट्रोगेटिव होगा यानी कि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हमको हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आप आगे कर दीजिए। उसके बाद यह देखिए कि अब जो है क्या इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वह बीच में आया है कि स्टार्टिंग में आया है। तो अगर क्या सब स्टार्टिंग में रहे तो आपका वाक्य बन गया, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड जो है वह बीच में आए या कोई क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में भी आ जाए लेकिन दूसरा क्या के स्थान पर दूसरा कोई आ जाए तो हम सिंपल उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। यही बात हमारा इंट्रोगेटिव में अप्लाई होगा और इसी बेस पर हमारा इंट्रोगेटिव बनता चला जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर और एक दो एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे, फिर तुरंत एडवांस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ओर बढ़ चलेंगे। तो देखिए तुरंत इंट्रोगेटिव वाला हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, क्या हो जाएगा HB प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सिंपल इसी फार्मूले से हम बनाते चले जाएंगे, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले यहाँ पर QW लगा देंगे, प्लस करके सारी चीजें ऐसे यही पूरा फार्मूला हम फॉलो करते चले जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे आगे लगा देंगे, इसी यही स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैंने एक गीत गाया,
क्या मैंने एक गीत गाया? तो देखिए इसमें सिंपल साफ है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी सेंटेंस को 2-3 प्रकार से लिखा जा सकता था। क्या मैंने एक गीत गाया, एक हो गया, तो लास्ट में क्या आया? आ, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या मैंने एक गीत गाया था, लास्ट में क्या आया? आ था, पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद में क्या मैंने एक, मतलब क्या मैं एक गीत गाता हूँ, तो लास्ट में क्या आया? नहीं सॉरी, गाता था, तो लास्ट में क्या आया? ता था, तो तब भी पास्ट इंडेफिनिट होता। तो सिंपल सो इसको बनाने के एक तरीका है, मतलब क्या को छिपा लीजिए। मैंने एक गीत गाया तो आई सैंग अ सॉन्ग हो जाता, लेकिन चूंकि वह अफर्मेटिव होता, वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। लेकिन इसमें यह इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब लगना है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगा। तो डिड आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आई, फिर नॉट कहीं है नहीं, नाम नहीं लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, SING सिंग। उसके बाद में क्या गाया? आ डिड आई सिंग आ सॉन्ग, सिंपल हो गया। अब यही बात अगर देखिए कि मैंने एक गीत कब गाया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता, तो सिंपल से हम क्या करते कि उसकी अंग्रेजी उठाकर सबसे पहले लिख देते। यही तो मैंने बताया कि क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे आ जाएगा। तो व्हेन डिड आई सिंग अ सॉन्ग, अगर इसमें कहीं नॉट लगा होता पूरे वाक्य में कहीं भी, तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा। देखिए सब्जेक्ट के बाद, तो आई के बाद हमेशा नॉट लगेगा। नॉट का स्थान नहीं चेंज होगा, वो अपने जगह पर ही रहेगा। यही बात बार बार मैं कहता आ रहा हूँ। तो अगर हो जाता कि मैंने एक गीत कब नहीं गाया, तो व्हेन डिड आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, या क्या मैंने एक गीत नहीं गाया, तो डिड आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंपल। तो मैंने इंट्रोगेटिव वाले जितने भी सिचुएशन थे, जितने भी कंडीशन थी, उनको सबको क्लियर कर दी है, नेगेटिव वाले भी क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इसमें, तो तुरंत मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब बात आती है कि इसके जो एडवांस फीचर है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का एडवांसमेंट जो हुआ है, उसको हम किस प्रकार से यहाँ पर ड्रा करेंगे, उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, कब हम एडवांस यूज उसका करेंगे। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हैज, हैव, हैड, यानी कि अफर्मेटिव सॉरी हैड का यूज, व अफर्मेटिव के साथ डिड का यूज, व यूज्ड टू का यूज, ये कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन कंडीशनों की जिसमें अफर्मेटिव में डिड लग जाता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के साथ डिड लग जाता है। तो वह कंडीशन क्या है? जब लास्ट में, जब कभी भी लास्ट में, यानी कि वाक्य के अंत में तो था, तो थी, तो थे, यानी कि ये शब्द अगर लास्ट में आ जाए, लास्ट में तो था, तो थी, तो थे, तो तुरंत वहां पर हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज, यानी कि डिड का यूज करके ही उस सेंटेंस को बनाएंगे। उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। स्ट्रक्चर उसका यही बनेगा। अगर नॉट आ गया तो डिड के बाद सिंपल नॉट लग जाएगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सिर्फ उसी कंडीशन में जब तो था, तो थी, तो थे आएगा, तभी सिर्फ हम इसको चेंज करेंगे, मतलब इसको डिड लगाकर बनाएंगे। शेष कंडीशन में पिछला अफर्मेटिव वाला रूल हम लगाकर बनाएंगे। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं पढ़ता तो था, मैं पढ़ता तो था। अब देखिए लास्ट में तो था आया, इसी नियम से बनेगा। आई डिड रीड, READ, आई डिड रीड, सिंपल। आई सब्जेक्ट हो गया, आई डिड लग गया, उसके बाद में की फर्स्ट फॉर्म रीड। मैं किताब पढ़ता तो था अगर हो जाता तो आई डिड रीड द बुक। मैं पढ़ता नहीं था, नहीं तो था, तो आई डिड नॉट रीड। और हाँ, उसमें तो नहीं अगर लग गया तो सिंपल डिड लगना ही लगना है, तो वो तो वही बनेगा। लेकिन अगर अफर्मेटिव में लास्ट में तो था, तो थी, तो थे आ गया, तो सिंपल क्या बनाना है, उसका हमें डिड लगाकर बना देना है। इस रूल को आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसी से पूछ सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वह कंडीशन बताइए जिसमें अफर्मेटिव में डिड लगाकर हम ट्रांसलेशन को बनाते हैं। चलिए दूसरा जो हमारा इसमें है, दूसरी जो बात है, जब कभी भी पढ़ता था, यानी कि वाक्य के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वह कंडीशन बताइए जहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैड का यूज हो जाए। तो उस कंडीशन के लिए ये है, जब आपको कोई कार्य आप ना करना चाहें और मजबूरी में आपको वह कार्य करना पड़ रहा हो, तो वहां पर सिंपल, वहां पर हम पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे लास्ट में आता है। जैसे मैं दिल्ली जाता था, ये एक बात।
मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, मतलब मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है। जहां पर कंपल्सन शो हो, मजबूरी शो हो, वहां पर हम सिंपल हैड लगाकर हम ट्रांसलेट करते हैं। उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सिंपल ऐसे ही बनता चला जाएगा। देखिए समझते हैं। जैसे एक होता है मैं दिल्ली जाता था और दूसरा मुझे दिल्ली जाना पड़ता था। तो जहां पर भी मजबूरी शो हो, कंपल्सन शो हो, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते थे, जहां पर मजबूरी शो होती थी, पड़ता है लगा होता था, वहां पर हम सिंपल हैव टू का यूज करते थे। यहाँ पर जहां पर मजबूरी शो हो, जहां पर यानी कि पढ़ता था, पढ़ती थी, लास्ट में अगर ये आ जाए तो हम सिंपल उसका ट्रांसलेशन हैड टू वहां पर लगाकर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करके करेंगे। बात आई इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की, तो सिंपल हम जानते हैं नेगेटिव आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। वैसे चलिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मुझे दिल्ली जाना पड़ता था। देखिए लास्ट में आया पड़ता था, मजबूरी शो कर रहा है, कंपल्सन शो कर रहा है, तो ये कैसे बनेगा, आई सिंपल लगा, उसके बाद में हैड टू, आई हैड टू गो टू दिल्ली, DELHI सिंपल। अब बात आती है, अब क्या बात है कि अगर यहाँ पर नॉट लगा होता तो मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ता था, तो आई हैड नॉट टू गो टू दिल्ली, सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, वही हमारे यहाँ भी लगाएंगे। अब बात आई अगर इंट्रोगेटिव होता तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को खींच के आगे कर देते सिंपल। उसके बाद में अब यह देखते कि क्या हमारा ट्रांसलेशन क्या से शुरू है या क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। तो अगर क्या से शुरू होता तो ट्रांसलेशन वही बन गया, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता तो उसके लिए क्या करते कि उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते थे। जैसे देखिए क्या मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, तो हैड आगे आ गया, हैड आई गो टू दिल्ली। अब दूसरा मुझे दिल्ली कब जाना पड़ता था, तो व्हेन हैड आई गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली कब नहीं जाना पड़ता था, तो व्हेयर हैड आई नॉट टू गो टू दिल्ली। उसके बाद में क्या मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ता था, तो सिर्फ हैड आगे आया, हैड आई नॉट टू गो टू दिल्ली। तो आई होप आप सभी ये दोनों नियम आसानी से समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और यह देखते हैं कि जब आदत प्रकट हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि जब कर्ता कोई कार्य लगातार यानी कि बार बार कर रहा हो तो वह उसकी आदत में गिना जाता है। तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा इरेज करेंगे, तभी हम एग्जाम्पल वगैरह ढंग से समझा पाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ एक रूल बचा हुआ है, जो कि है जब कभी भी सब्जेक्ट किसी काम को कंटिन्यू करेगा यानी कि एक बार से ज्यादा करेगा तो वह उसकी आदत बन जाती है। जैसे आप लोग ही सोच लीजिए, अगर आप लोग चाय डेली पी रहे हैं यानी कि कंटिन्यू 2-3 बार पिए तो चाय पीना आपकी आदत बन जाती है। कोई काम हो संसार में, कोई काम हो, अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो वह आपकी आदत में गिना जाता है, आपकी आदत बन जाती है। तो सिंपल जिस काम से हमें यह स्पष्ट हो, जिस वाक्य से हमें यह स्पष्ट हो कि यह काम कई बार हो रहा है, तो वहां पर हम सिंपल क्या करेंगे, आदत मानकर, और उस आदत वाले फार्मूले में पास्ट इंडेफिनिट अगर होगा तो ये फार्मूला हम लगाकर सिंपल बना देंगे, जो कि है क्या हमारा, देखिए सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस फार्मूले से हम सिंपल बनाएंगे, इसमें किसी को कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए मैं मंदिर जाता था और मैं मंदिर जाया करता था, दोनों में क्या फर्क है। एक हो गया मैं मंदिर जाता था मतलब एक बार भी गया तो जाता था लग गया, लेकिन मैं मंदिर जाया करता था मतलब काम कई बार हो रहा है। तो मैंने पहले ही कहा कि जब कोई काम कई बार हो, जब कोई काम कोई सब्जेक्ट कई बार करे तो वह उसकी आदत में काउंट किया जाता है, उसकी आदत मान ली जाती है। तो जब कोई काम यहाँ किसी वाक्य से यह स्पष्ट हो कि यह काम कई बार हो रहा है तो वह आदत में गिना जाएगा, उसका आदत वाले ट्रांसलेशन में किया जाएगा। जैसे मैं मंदिर जाया करता था, लास्ट में क्या आया, था आया ना, तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब बात आती है कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो जब कोई काम कई बार, जैसे मैं मंदिर जाता था, हो सकता है एक बार ही गया हूं, या मैं मंदिर जाया करता था तो मैं कई बार जाया करता था। जहां पर कई बार का बोध हो, कई बार जाने का बोध हो, उसको हम आदत मानकर, और आदत मानकर उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तो आई, उसके बाद में यूज्ड टू, IUSED यूज्ड टू, फिर उसके बाद में वर्ब तो गो टू,
फिर उसके बाद में टेम्पल, TEMPLE, सिंपल। तो आई यूज टू गो टू टेम्पल, इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चूंकि यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और मैंने लगभग जितना वादा आप लोगों से किया था उतना मैं इस वीडियो में पढ़ा भी चुका हूं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और एक और नए मतलब बेहतरीन वीडियो के साथ। तो उससे पहले आप लोग अभी तक अगर हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, व सब्सक्राइब कर दीजिए तथा नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट रह गया हो, इसी नहीं किसी भी टॉपिक में, इस वीडियो के किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसको बताइए, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग वहां से मुझसे उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो पूरी तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।